Hello aspirants, welcome to our channel. So we have started our series for MPPSC Mains Examination और इस सीरीज में हम MPPSC Mains के हर एक पेपर, हर पार्ट और हर यूनिट को डिटेल से कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे MPPSC पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 3 के एक सब टॉपिक दैट इज श्री राम मनोहर लोहिया। ओके, अगेन आपने इनका नाम पहले सुना होगा, आप इनके बारे में ऑलरेडी काफी कुछ चीजें जानते होंगे, बट हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं पता। इवन आप नाम भी आज पहली बार सुन रहे हो और बिल्कुल डिटेल्स इसके बारे में सब कुछ कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हु वॉज राम मनोहर लोहिया? तो इन्हें कहा जाता है मसीहा ऑफ जंग ए आजादी। तो आजादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें इनको मसीहा की तरह माना जाता है। इन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ में इंडिया के जो पॉलिटिक्स है इसको बिल्कुल एक नया रूप, नया चेहरा देने का काम भी इन्होंने किया है। ठीक है, इनको माना जाता था, ये फेमस किसके लिए थे? एज अ सोशलिस्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। नाउ सोशलिस्ट पॉलिटिशियन कौन होते हैं? जो ये मानते हैं कि इंडिया के सारे रिसोर्सेस सारी पॉपुलेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कोई इंसान बहुत रिच होता जा रहा है, एक तरफ कोई लोग बिल्कुल गरीब है जिनके पास खाने पीने का भी सामान नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पूरे इंडिया के रिसोर्सेस है वो सारी पॉपुलेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। साथ ही में प्रोडक्शन का मेन पर्पस होना चाहिए लोगों का भला करना, सोशल वेलफेयर, ना कि सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना। तो जो भी आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहे हो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए कि उससे पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, ना कि किसी एक इंसान का प्रॉफिट। ओके, तो ये रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे। फिर इन्होंने एक नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में भी बात किया है या नॉन कांग्रेसिज्म की लाइट को प्रमोट किया है। नाउ नॉन कांग्रेसिज्म को कहते हैं गैर कांग्रेसवाद, क्योंकि हुआ ये था कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले तक तो आईएनसी की फेमस, आईएनसी जो था वो बहुत फेमस था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि इन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन जैसे ही हमारा इंडिया आजाद हो गया था, इसके बाद क्योंकि इनका अपोजिशन कोई था ही नहीं, पूरे मासेस को लगता था कि अगर हमारे पास सरकार बनाने का कोई ऑप्शन है तो वो सिर्फ कांग्रेस ही है। तो धीरे धीरे करके क्या होने लगा था कि सरकार अपनी मनमानी करने लगी थी, क्योंकि उनकी मोनोपोली आ गई। उन्हें पता चल गया कि हमें तो रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता, तो वही सब कुछ करने लगे जो उन्हें मन करता था। तो इसी पॉलिटिकल करेक्टनेस को लाने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया? गैर कांग्रेसवाद। नाउ पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स में जो भी चीजें खराब होती जा रही थी, जो चीजें गलत हो रही थी, उसे वापस से सुधारने के लिए उन्होंने नॉन कांग्रेसवाद स्टार्ट किया। इसका मतलब ये था कि उनको ये लगता था कि जब तक आपका कोई अपोजिशन नहीं होगा आप अच्छे से काम नहीं करोगे, तो कोई पर्सन होना चाहिए जो आपका अपोज करे। फिर हम बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ की। तो इनका बर्थ हुआ था 23 मार्च 1910 में। नाउ इस डेट को आप कैसे याद रखोगे? तो इनका नाम है राम मनोहर लोहिया। नाउ राम से आप याद रखोगे इसकी डेट, मंथ और फिर ईयर। नाउ डेट कैसे याद रखोगे? राम में कितने लेटर्स हैं? ज्यादा लेटर्स नहीं है, सिर्फ 2-3 ही लेटर्स हैं। तो अगर आप हिंदी में राम लिखोगे तो उसमें 2 लेटर्स हैं और इंग्लिश में लिखोगे तो उसमें 3 लेटर्स हैं। तो राम में ज्यादा लेटर्स हैं क्या? नहीं। कितने हैं? 2-3 लेटर्स हैं। मनोहर MAN से आप याद रखोगे मार्च, और लोहिया में LO को अगर आप ध्यान से देखो तो ये लगता है 10 जैसा, तो 1910। तो राम में कितने लेटर्स हैं? 2-3 मतलब 23। मनोहर से हो जाएगा मार्च और लोहिया में LO 10 जैसा लगता है तो 1910। तो इनकी बर्थ डेट क्या थी? 23 मार्च 1910। और इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? तो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है फैजाबाद, उसके एक एरिया जिसका नाम है अकबरपुर। तो अकबरपुर एरिया ऑफ फैजाबाद इन यूपी में इनका बर्थ हुआ था। इनके फादर कौन थे? तो वो एक शिक्षक थे, टीचर थे, और ये खुद गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। तो गांधी जी की पर्सनैलिटी से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इनको वो बहुत अच्छे लगते थे गांधी जी, और उनकी थॉट्स प्रोसेस भी उनको बहुत पसंद थी। फिर अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो लोहिया जी की एजुकेशन इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी हुई थी। तो कुछ टाइम वो इंडिया के बाहर भी गए थे पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। लेकिन भले इसके बावजूद कि इंडिया के बाहर रहे थे, पर फिर भी इनकी और हमारे इनकी नेशनलिज्म, मतलब इनकी और इनकी देशभक्ति के बीच में कोई नहीं आ सका। तो भले ही इंडिया में रहे नहीं थे, काफी टाइम तक इंडिया के बाहर थे पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फिर भी ये नेशनलिज्म से या फिर ऐसा कहे कि देश प्रेम से ये जुड़े हुए थे, देशभक्त फिर भी ये बने हुए थे। इसके बाद अगर हम इनके फ्रीडम स्ट्रगल में इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही मेमोरेबल था। इन्होंने हालांकि स्टार्टिंग में तो कांग्रेस के साथ मिलकर ही कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन जैसे ही हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली,
इसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस से ये सेपरेट हो गए और उसके बाद उन्होंने इस कांग्रेस से अलग होके ही अपने सोशलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया। सोशलिस्ट मूवमेंट मतलब वही जहां जो कि जिसकी जो रिसोर्सेस है वो सोशल वेलफेयर के लिए खर्च किए जाते हैं, ना कि किसी एक पर्सन के प्रॉफिट के लिए। ओके ना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके माइंड में आया कि ऐसा अचानक से ऐसा क्या हुआ, कितने साल कांग्रेस के साथ काम करते हुए उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं इंडिपेंडेंस के बाद हमें अलग हो जाना है। ओके, तो एक तो उनको ये दिख रहा था कि कांग्रेस की मोनोपोली आती जा रही है, तो सरकार का जैसा मन कर रहा है वो वैसा ही कर रहा है, तो वो किसी की सुन ही नहीं रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक इमीडिएट एक्शन भी हुआ था कि इनको ऐसा लगता था कि 3 आना किसी एक इंसान की रोज की एक्सपेंसेस के लिए बहुत ज्यादा है। तो आसानी से अगर किसी के पास 3 आना हो तो वो दिन का खर्चा निकाल सकता है। लेकिन फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए, जब उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके दिन खर्च के लिए हम 17 आना यूज किया करते थे, लगभग 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स ज्यादा। तो उनको लगता था ये बहुत गलत बात है, अगर एक आम इंसान सिर्फ 3 आना से अपना घर खर्च चला सकता है तो आप हर रोज उन पर 17 आना खर्च क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो 5 गुना से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से वो उससे नाखुश थे और वो ऐसा लगता था कि एक जो कांग्रेस है वो एक बिल्कुल नया चेहरा है ब्रिटिशर्स का ही। जैसे ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट किया करते थे, वैसे ही जो कांग्रेस है वो भी हमारे जो जनता है उसके टैक्स का पैसा यूज कर रही है अपने भले के लिए, ना कि सोसाइटी के लिए। तो इसकी वजह से उन्होंने फिर डिसाइड किया कि उन्हें अब कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। फिर आते हैं सोशल थॉट्स ऑफ राम मनोहर लोहिया। ना उनके सोशल थॉट्स क्या थे, वो एक एडवोकेट थे ऑफ साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो वो सोशल चेंज के साइक्लिकल थ्योरी में मानते थे। और ये साइक्लिकल थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू द कास्ट एंड क्लास। तो उसका क्या, उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि जो कास्ट है वो एक कंजर्वेटिज्म का ही सिंबल है और ये आपकी लाइफ में इनर्शिया का स्टेट लाती है। इनर्शिया का मतलब होता है कि जो एक जगह पे रुक जाता है, जो आगे नहीं बढ़ पाता, उसका स्टेट लाती है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो कास्ट कैसा होता है, कास्ट बाय बर्थ होता है। तो अगर आप ब्राह्मण की फैमिली में बर्थ आपका हुआ है तो आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हो तो आप क्षत्रिय हो। तो ये आप लाइफ टाइम वैसे ही लिविंग जीते रहोगे, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ ही नहीं पाएगा। तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, स्टेगनेट, रुकी हुई हो जाएगी। जबकि जो क्लास होती है वो क्लास इज द सिंबल ऑफ चेंजिंग पावर, क्लास चेंज होती रहेगी। तो आज भले ही मैं गरीब हूं, तो मैं लोअर क्लास से बिलोंग करती हूँ, पर कल अगर मैंने स्ट्रगल किया और मैंने पैसे कमा लिए तो मैं हाई क्लास में आ जाऊंगी। तो जो क्लास है वो चेंज होती है पर कास्ट आपको वही रखती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्लास फॉलो करो ना कि कास्ट। तो लोहिया जी का ये मानना था कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो कास्ट है वो लूज होती जाएगी, लूज मतलब उसकी इंपॉर्टेंस अब कम होती जाएगी और जो कास्ट की जगह है वो कौन ले लेगा, क्लास ले लेगा। और इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो साइक्लिकल फॉर्म में चलती रहेगी। आज कोई बहुत रिच है, कल वो गरीब हो सकता है, जो गरीब है वो ऊपर उठ सकता है और ये साइक्लिकल फॉर्म में चलता रहेगा। तो लोहिया जी की सोशल थॉट्स क्या थे, वो मानते थे किस पे, साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसमें उनका ये मानना था कि अगर आप कास्ट में बिलीव करते हो तो आप एक जगह पे रुक जाते हो, आप कंजर्वेटिव हो जाते हो, पुरानी सोच आपकी हो जाती है। जबकि जो क्लास है वो चेंज इमर्जिंग होती है, वो चेंज होती रहती है। तो अगर आप क्लास में मानते हो तो ये आपके जो सोसाइटी का चेंज है वो एक साइक्लिकल फॉर्मेट में चलता रहेगा। फिर हम बात करें अगर, तो राम मनोहर लोहिया जी वो बिल्कुल ही इंडिजीनियस थिंकर थे, इंडिया के जो वैल्यूज थी उसको वो फॉलो करते थे। उनका ये मानना था कि जो वो सारी बातें जो इंडिया की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है, मतलब वो सारी बातें जो हमारी पहचान है, जो सोचकर हमें इंडिया के बारे में याद आ जाता है, या आप ऐसी बात करें कि अगर हम इंडिया के बारे में बात करें या इंडिया के बारे में सोचें तो जो 3-4 कल्चर चीजें हमारे माइंड में आती हैं वो हमेशा हमें फॉलो करनी ही चाहिए। तो वो मानते थे कि इंडिया का कल्चर और इंडिया के सिंबल्स, ये सारी चीजें हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए क्योंकि ये हमारे इंडिया की आइडेंटिटी, हमारी पहचान है। और इसके अलावा वो बात करते थे कि हमें हमें हिंदी को ही सपोर्ट करना चाहिए इन प्लेस ऑफ इंग्लिश। तो अगर हमें भाषा को चुनना हो तो इंग्लिश के पहले हमें किसको चुनना चाहिए, हिंदी को चुनना चाहिए। ओके, और ये सेल्फ लैंग्वेज मतलब अपनी लैंग्वेज की बात करना या हिंदी को प्रमोट करना, ये उनकी नजर में सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं था, ये उनकी नजर में क्वेश्चन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुझे ये कहे कि क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें हिंदी आती है, तुम हिंदी में बात करते, तुम अनपढ़ हो, तो ये बिल्कुल मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। अगर कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है सिर्फ हिंदी बात करने के पीछे, तो दैट इज एन इंसल्ट टू मी। ऐसा उनका मानना था कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर आप हिंदी को प्रमोट करते हो तो ये करोड़ों दिलों में कॉन्फिडेंस जगाता है और उनकी जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसे दूर करता है। हमें क्या लगता है कि अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, सो इम्प्रेसिव,
उसे तो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना आता है, और अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो ये तो अनपढ़ है, से तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हम किसी से छोटे हैं, इससे दूर ये दूर हो जाएगा अगर आपकी जो सरकार है वो हिंदी को प्रमोट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि आई वुड लाइक द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया नॉट टू बी अशेम्ड ऑफ देयर इग्नोरेंस ऑफ इंग्लिश। अगर यहाँ के कॉमन पीपल को इंग्लिश नहीं आती है तो उसमें उनकी शर्म आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी और कंट्री में भी चले जाओ तो वहां पे उनको नेटिव अगर लैंग्वेज आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है इस बात की, क्योंकि उन्हें नेटिव लैंग्वेज तो आती है ना। पर हमारे यहाँ के लोगों को अगर इंग्लिश ना आए तो उन्हें बहुत शर्म फील होती है। तो उनका ये मानना था कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर यहाँ के लोगों को इंग्लिश अगर नहीं आती है तो इस बात पे शर्म करने वाली बात ही नहीं है कोई। तो अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है और इस बात पे भी वो प्राउड है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया जी ये भी कहते थे कि हमें इंग्लिश को छोड़ देना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स इंग्लिश थे, चाहे बॉडी से चाहे स्पिरिट से। तो कुछ बॉडी मतलब या तो वो बर्थ ही इंग्लिश थे, या तो अगर आपने किसी फॉरेनर से शादी की है और फिर आपके बेटे हैं तो फिर तो वो इंग्लिश बोले चलेगा, और या फिर अगर आप इंडियन हो लेकिन आपका माइंड अभी भी इंग्लैंड लटका हुआ है या आपकी आत्मा आज भी ब्रिटिशर्स को ही मानती है, तो आप इंग्लिश बोलो चलेगा। तो हम अगर इंडियन है, हम दिल से इंडियन है, तो हमें हिंदी ही माननी चाहिए, हिंदी ही बोलनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश उन लोगों के लिए छोड़ दो जो कि ब्रिटिशर्स हो चुके हैं, जो इंग्लिश मैन हो चुके हैं, चाहे बॉडी से चाहे सोल से, या तो आत्मा से या शरीर से। अगर आप फॉरेनर हो या आप इंग्लिश हो तो आप बोलते रहो, हिंदी इंडियंस के लिए होनी चाहिए। फिर आते हैं उनके पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया जो थे वो बात करते थे कि पॉलिटिक्स की गंदी सड़कों पर भी आपका कंडक्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका आचरण, आपके बिहेवियर हमेशा अच्छा होना चाहिए। ना पॉलिटिक्स की गंदी सड़कों से क्या मतलब है? कई लोग ऐसा मानते हैं और आज भी बोला जाता है कि पॉलिटिक्स या तो ज्यादा गंदी होती है या तो कम गंदी होती है, अच्छी वो हो ही नहीं सकती। तो ये तो है कि पॉलिटिक्स में काफी सारी चीजें गलत होती हैं। इवन अगर हमें ये भी बोलना हो कि स्कूल में कुछ चीजें गलत हो रही है तो क्या बोलते हैं, स्कूल में तो पॉलिटिक्स चल रहा है। अगर हम बोलना चाहें कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चीजें हैं जो सही नहीं जा रही है, फेवरेटिज्म चल रहा है, तो क्या बोलेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स चलता है। ओके, तो जब भी हमें कुछ गंदी चीजें रिप्रेजेंट करनी होती है तो हम बात कर देते हैं पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स में कुछ कुछ चीजें हैं जो कि गलत होती हैं, जो सही नहीं हो सकती, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो आपका डर्टी रहेगा ही। तो वो बात करते थे कि पॉलिटिक्स में भले ही जो सड़कें हैं वो गंदी हैं, पर फिर भी उस पर चलते हुए आपको अपना आचरण, अपना बिहेवियर आपको सही रखना चाहिए। और वो जो थे वो पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते थे। उनका ये मानना था कि अगर पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं होगी तो फिर वो पॉलिटिक्स कभी भी सोसाइटी को डायरेक्शन दे ही नहीं सकता, या वो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कर ही नहीं सकता। तो सोसाइटी जहां पर है वही अटकी रह जाएगी, इवन उसका डाउनफॉल होने लगेगा अगर आपने पॉलिटिक्स में मोरालिटी को नहीं लाया। इसके बाद वो इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन थे जो ओपनली अपने खुद की पार्टी को ही क्रिटिसाइज करते थे। तो अगर उनके किसी पार्टी के मेंबर ने कुछ गलत काम किया है तो वो ओपनली उनके बारे में गलत बोलते थे। अगर उनकी पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है, डेवलपमेंट नहीं कर रही है, तो वो खुद की पार्टी की बेइज्जती कर दिया करते थे। तो वो ऐसे इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन थे जो अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करके नहीं रखते थे। वो उन्हें सिखाते थे कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपको ओपनली क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। और ऐसा मानने वाले हमारे इंडिया में एक लौते पॉलिटिशियन कौन थे? राम मनोहर लोहिया। और उन्होंने भी कई बार पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट काफी कुछ बोला है। ना पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पॉलिटिक्स में क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को ऐड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी पर ऑलरेडी कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, किसी ने पास्ट में कोई मर्डर किया है, रेप किया है, कुछ भी किया है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री मिलनी ही नहीं चाहिए। आपको उसे एमएलए, मिनिस्टर बनाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा था, इसके भी वो काफी अगेंस्ट थे। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी पॉलिटिक्स को साफ करना है या उसमें अच्छाई लानी है, तो पॉलिटिक्स में अगर सफाई या फिर अच्छाई लानी है तो ये बहुत जरूरी है कि पॉलिटिक्स में हाई पर्सनैलिटी के लोग एंटर करें। हाई पर्सनैलिटी मतलब जो कि जिनका कंडक्ट बहुत अच्छा हो, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हो, जो समझदार लोग हो, अगर वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो अपने आप पॉलिटिक्स साफ और स्वच्छ हो जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं कि जो राम मनोहर लोहिया थे वो एक नेशनलिस्ट थिंकर थे। नेशनलिस्ट का मतलब होता है ऐसे थिंकर जिनके लिए नेशन के इंटरेस्ट पहले आते हैं, जो देश के बारे में पहले सोचते हैं और फिर खुद के बारे में सोचते हैं। तो उनका ये मानना था कि किसी भी इंडिविजुअल या इंसान का भला तभी होगा जब पूरे देश का भला होगा। ठीक है, तो अगर देश आगे बढ़ रहा है तो अपने आप भी आगे बढ़ने लगोगे। तो अगर आपको अपना डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है? नेशन का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है।
तो इसलिए वो एम्फेसाइज करते थे कि हर एक पर्सन को अपने नेशनल ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए, ताकि पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो, और नेशन अगर डेवलप करेगा तो आपका डेवलपमेंट अपने आप हो ही जाएगा। इसके अलावा वो ये बोलते थे कि आपके राइट्स को भी सिर्फ तभी प्रोटेक्ट किया जा सकता है जब आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। तो आप अगर बस ये बोलो कि नहीं मुझे मेरा राइट मिलना चाहिए, ड्यूटीज मैंने नहीं फुलफिल करूंगा, तो किसी भी कीमत पे आपके राइट भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपकी ड्यूटी है कि एनवायरमेंट को साफ रखना है और आपने ये नहीं रखा, तो आपका खुद का राइट टू लाइफ इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर आपकी ड्यूटी है राइट कि आपको एजुकेशन देना है, अपने बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देना है, और अगर आपने वो फुलफिल नहीं किया तो आपका खुद का जो राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो वायोलेट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने आना चाहिए, तभी आपके राइट्स भी प्रोटेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लोहिया एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। लोहिया जी का क्या मानना था पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में? तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स इन फ्यू हैंड्स। अगर पूरी कंट्री की जितनी पावर्स है अगर वो कुछ ही लोगों के हाथ में है तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन मैनी हैंड्स। तो अगर सरकार जो भी पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कुछ नेशन के पास, कुछ स्टेट के पास, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास, कुछ गाँव के पास, अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो उसे आप कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स कुछ लोगों के हाथ में है तो सेंट्रलाइजेशन, और अगर डिसीजन मेकिंग पावर्स काफी सारे लोगों के पास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो लोहिया जी का ये मानना था कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो एक लीगल वायलेंस है जो हर एक इंसान के डेवलपमेंट को रोकता है। तो अगर आपने ये बोला हुआ है कि सारी चीजें सिर्फ मुझसे पूछ के करनी पड़ेगी, सारी पावर सिर्फ मेरे हाथ में है, तो इससे बाकी जनता का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, और ये एक तरीके का लीगल वायलेंस है। ओके, और उसके साथ साथ लोहिया जी ये भी कहते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के खिलाफ है। इसका मतलब ये कि अगर आपने बोला है कि सारी पावर सिर्फ आपके हाथ में, मतलब सारे डिसीजन सिर्फ आप ही ले सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, डिले हो जाएगा इन डिसीजन मेकिंग। एक ही इंसान सारे डिसीजन बहुत फास्ट नहीं ले सकता है। तो हर एक डिसीजन के लिए अगर आपको एक ही पर्सन से परमिशन मांगने की जरूरत है, बार बार आपको उनके पास लेटर लिखना पड़ रहा है, उनके अप्रूवल का वेट करना पड़ रहा है, तो कोई भी डिसीजन लेने में काफी ज्यादा लेट होता जाएगा। और अगर उसमें लेट हो गया तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कभी आ ही नहीं सकती, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन काफी पुअर होता जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि पॉलिटिकल पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना कि सेंट्रलाइजेशन। फिर हम बात करते हैं उनकी चौखम स्टेट थ्योरी को। तो सेम उन्होंने क्या कहा था डिसेंट्रलाइजेशन में, कि कुछ पावर्स होने चाहिए जो कि नेशन के पास हो, कुछ पावर्स प्रोविंस मतलब स्टेट के पास होने चाहिए, कुछ पावर मंडल मतलब डिस्ट्रिक्ट के पास होनी चाहिए, और कुछ पावर जो है वो गांव में होनी चाहिए। तो सारी पावर्स कुछ लोगों के हाथ में होने से अच्छा है कि सारी पावर्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ नेशन के पास रखो, कुछ स्टेट के पास, कुछ डिस्ट्रिक्ट के पास, और कुछ गांव के पास। फिर हम बात करते हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ राम मनोहर लोहिया। इकोनॉमिक थॉट्स कवर करने से पहले एक ब्रीफ हम रिवीजन करते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, राम मनोहर लोहिया जी, इन्हें क्या बोला जाता था, जंग ए आजादी के मसीहा। इन्होंने हमारे पॉलिटिक्स को बिल्कुल नई पिक्चर दी थी, नॉन कांग्रेसवाद इन्होंने स्टार्ट किया था। इनका बर्थ हुआ था 23 मार्च 1910 से 10 को। यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट था फैजाबाद, वहां की एक जगह है अकबरपुर, वहां पे इनका बर्थ हुआ था। इनके पापा एक टीचर थे और ये खुद गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। इसके अलावा भले ही इन्होंने अपनी एजुकेशन इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर रहकर भी कंप्लीट की थी, लेकिन फिर भी ये नेशनलिज्म के मानने वाले थे, मतलब ये देशभक्त थे। इसके बाद आजादी के पहले तक तो ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, पर आजादी के ठीक बाद उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया, और कांग्रेस से अलग रहते हुए ही इन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया। फिर इनकी सोसाइटी को लेकर क्या थॉट्स थे, तो इनका ये मानना था कि साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज चलते रहना चाहिए। इसका मतलब जो कास्ट में अगर आप मानोगे तो आप एक जगह पे रुक जाओगे, कंजर्वेटिव हो जाओगे, या फिर आपकी जो प्रोग्रेस है वो एक जगह पे रुक जाएगी। लेकिन अगर आप क्लास में मानते हो तो क्लास हमेशा चेंज होती रहती है। तो आपको धीरे धीरे क्या होना चाहिए, जो कास्ट है वो लूज, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जानी चाहिए और क्लास की इंपॉर्टेंस बढ़ती जानी चाहिए। इसकी वजह इससे क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी है वो साइक्लिकल फॉर्म में चलती रहेगी। इसके अलावा एक इंडिजीनियस थिंकर थे, उनका ये मानना था कि इंडिया की पहचान जो है, जो भी इंडिया के सिंबल्स है या इंडिया के जो कल्चर है, जो इंडिया की पहचान बन चुके हैं, वो हमेशा चलता रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। और इसके अलावा वो ये भी बात करते थे कि इंग्लिश की जगह पे हिंदी का यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि अपनी खुद की भाषा सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा
स्वाभिमान है ये। इसके अलावा उन्होंने ये बोला था कि अगर आप हिंदी को प्रमोट करते हो तो ये हमारे अंदर जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इसे दूर करेगा, और इंग्लिश सिर्फ उन लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए जो कि इंग्लिश ओरिजिन है, जिनके पेरेंट्स इंग्लिश थे, या फिर जो अपने आप को इंग्लिश समझते हैं या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। फिर इनके जो पॉलिटिकल थॉट्स थे वो ये थे कि भले ही पॉलिटिक्स की सड़कें गंदी हो, पर फिर भी आपको अपना आचरण, अपना कंडक्ट बिल्कुल सही रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में मोरालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज वो किसी भी सोसाइटी को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके अलावा उन्होंने पहले ऐसे पॉलिटिशियन थे जो कि अपनी पार्टी को ही क्रिटिसाइज करते थे अगर कोई काम ठीक से नहीं हुआ। पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे ये। एक नेशनलिस्ट थिंकर थे जो कि ऐसा मानते थे कि अपने इंटरेस्ट को अगर आपको फुलफिल करना है तो पहले नेशन के इंटरेस्ट को फुलफिल करो। तो अगर आपको राइट्स भी चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की हो। फिर हम बात करते हैं लोहिया और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो उनका ये मानना था कि अगर आप सेंट्रलाइज करते हो, सारी पावर्स अपने पास रखते हो, तो आप लीगल वायलेंस कर रहे हो, जिससे लोगों की डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाती है और आप कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक से नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। तो सारी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ नेशनल लेवल पर, कुछ स्टेट, कुछ डिस्ट्रिक्ट और कुछ विलेज लेवल पर। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ राम मनोहर लोहिया। इकोनॉमिक्स के बारे में वो क्या कहते थे? वो सोशलिस्ट थिंकर थे, आप तो ये जानते ही हैं। उनका क्या मानना था कि सारे रिसोर्सेस कुछ लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि उसे डिवाइड कर दो अमंग ऑल द पीपल। ठीक है। और फिर एक स्पेसिफिक तरह की सोशलिज्म के बारे में बात करते थे। उनका ये मानना था कि इंडिया के सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी सारी पॉलिसीज को बनाना चाहिए। तो किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए कि वहां पर ये पॉलिसीज चल रही है तो हमें भी ये पॉलिसीज चलानी है, वो लोग ये कर रहे हैं तो हमें भी करना है। हमें अपने जो हिस्ट्री है या हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है उसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी सारी पॉलिसीज को फ्रेम करना चाहिए। उनका ये मानना था कि इंडिया में जो सिविलाइजेशन है वो कैसे डेवलप की है? थ्रू इगैलिटेरियनिज्म और एज ओल्ड ऑटोक्रेसी से। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है इक्वल राइट्स, जब जहाँ पे सबको ही इक्वल दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ पे कोई ऊपर नीचे ना हो। और एज ओल्ड ऑटोक्रेसी मतलब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रही थी कभी, हमारे यहाँ पे राजा महाराजा रहे थे। ठीक है। तो हमारे यहाँ की सिविलाइजेशन कैसे डेवलप की है, हमारी हिस्ट्री कैसे रही है? तो हमारे यहाँ पे ऑटोक्रेसी डोमिनेट की है हमेशा, मतलब राजा महाराजा रहे हैं। और साथ में ऐसा नहीं था कि अगर राजा है तो सबको रौंद देगा, बिल्कुल। इसके अलावा बाकी सारी जनता को भी इक्वल राइट्स मिले हैं वहां पे। तो एगैलिटेरियनिज्म और ऑटोक्रेसी से हमारी पूरी सिविलाइजेशन बनी हुई है। तो अभी भी हमें वो सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करना चाहिए। अगेन उनका ये मानना था, उन्होंने एक बुक लिखी थी डिफरेंट साइड्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। तो सोशलिस्ट पॉलिसी किस किस तरह से बन सकती है, क्या क्या उसके अलग अलग पहलू हैं, कौन सी कंडीशन में कौन सी पॉलिसी ठीक रहेगी, इसके बारे में उन्होंने कहा लिखा है डिफरेंट साइड्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। इसके तहत उन्होंने ये समझाया था अपनी वो चौखम पॉलिसी को कि जो भी आपके पावर्स है वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, दैट इज विलेज। जनपद मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस मतलब स्टेट, और नेशन मतलब आपका वही सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो सारी पावर्स आपकी नेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और गांव में डिवाइड होनी चाहिए, तभी जाकर सारी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तभी जाके सब हर किसी की आवाज सुनी जाएगी। छोटे से छोटे तबके के लोग जो है उनकी भी आवाज को अगर वैल्यू देनी है तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होना ही चाहिए। इसी चौखम पॉलिसी में उनका ये मानना था कि जो कलेक्टर की पोस्ट है उसे खत्म कर देना चाहिए। रीजन क्या था कि उनका ये मानना था कि कलेक्टर की पोस्ट दिखाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। क्या करना है एक डिस्ट्रिक्ट में, क्या नहीं करना है, ये सारी पावर्स अगर आपने कलेक्टर को दी हुई है तो यह क्या दिखाता है? सेंट्रलाइजेशन। और इसकी वजह से उस पावर को हमें खत्म कर देना चाहिए। और इवन उन्होंने ये भी कहा था कि जो पुलिस और वेलफेयर वर्क है वो भी गांव के लोगों को खुद ही कर देना चाहिए। तो स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, गांव की जो पंचायत है उनको ही संभालना चाहिए अपना खुद का वेलफेयर और पुलिस वर्क। ठीक है। और जो नेशन का काम है वो नेशन का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो पूरे इंडिया में कोऑर्डिनेशन और डायरेक्टरशिप करने का काम करे। तो वो सिर्फ नजर रखे कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स एक साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सब में एक जैसा डेवलपमेंट आ रहा हो। तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन देने का काम करना चाहिए नेशनल गवर्नमेंट को। पर प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आए तो वो छोड़ देना चाहिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ग्राम गवर्नमेंट में। Now, Ram Manohar Lohia was a supporter of cottage industries. Now, cottage industries ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी मशीन्स खरीद पाए।
तो वो सारा काम करवाती है लेबर इंटेंसिव मेथड से। और लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि मशीन से काम करवाने की जगह वो लेबर को काम पे लगाती है और उनसे वो सारा सामान बनवाती है। नाउ कॉटेज इंडस्ट्रीज अगर कंपटीशन करने जाएंगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, तो वो ऐसे ही हार जाएंगी। तो एक तरफ आपके पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, तो सारा जो काम है वो मशीन के थ्रू करवाती है और चुटकियों में सारा प्रोडक्शन हो जाता है। और एक तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो कि लेबर से काम करवाती है, जो काम करने में महीनों लग जाते हैं। तो चाहकर भी ये इनको कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएंगी। तो अगर इनको प्रमोट करना हो तो कैसे करना होगा? तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कॉपरेटिव्स इनके बनने चाहिए। ना कॉपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? अगर मान लीजिए ऐसे हमारे सिटी में ऐसे 100 कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, तो सारे इंडस्ट्रीज का आपस में एक ग्रुप बन जाना चाहिए। और वो ग्रुप क्या करेगा? एक दूसरे की हेल्प करेगा। ना हेल्प रिगार्डिंग व्हाट? अगर किसी भी इंडस्ट्री को पैसों की जरूरत होगी तो सारे लोग मिलकर उसकी हेल्प करेंगे। या फिर इनको अगर रॉ मटेरियल्स लाना होगा और रॉ मटेरियल्स अगर एक एक करके सारी कॉटेज इंडस्ट्री लेने जाए तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर एक साथ बल्क में सारे लोग ऑर्डर करेंगे तो वो सामान काफी सस्ता पड़ेगा। वैसे ही अगर एक एक कॉटेज इंडस्ट्री अपना सामान बेचने जाएगी तो उसे प्रॉपर डीलर्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन एक साथ अगर सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज बल्क में सामान बेचने जाएगी तो उन्हें प्रॉपर डील मिल पाएगी। तो इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि कॉपरेटिव्स बनने चाहिए। साथ ही में उनका ये मानना था कि अगर आप कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हो तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट होगा ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन आएगा। तो इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि इमेजिन करिए अगर एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है जिसका एक बॉस है और उसने अपने अंदर 10 मशीन लगाई हुई है। तो वो मशीन की हेल्प से सारा प्रोडक्शन करता है और 1 लाख रुपए कमाता है महीने का। तो ये सारा 1 लाख रुपए किसका हुआ? सारा का सारा 1 लाख रुपए किसका होगा? उसी एक पर्सन का होगा, क्योंकि उसने मशीन से काम करवाया, मशीन को तो पेमेंट देनी नहीं होती है। तो सारा पैसा किसका होगा? उसी एक पर्सन का होगा। लेकिन वही अगर कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जहां पर कुल मिला के 10 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 10 लेबर हैं और एक बॉस है। इन्होंने भी पूरे पूरे महीने मेहनत की और लास्ट में 1 लाख रुपए कमाया। तो नाउ ये जो बॉस है वो पूरा 1 लाख रुपए के अपने पास रखेगा? नहीं, इसका कुछ हिस्सा वो इन लेबर्स को भी देगा। तो जो भी रिसोर्सेज कमाए गए थे वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे बाकी सारे लोगों में। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिकली यहाँ पे क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और वो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा। तो जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा लेबर्स पे उतना ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इकोनॉमिकली सबके पास इक्वल पैसा आएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने सजेस्ट किया था उनके इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। फिर हम बात करते हैं लोहिया इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में क्या कहते थे। तो लोहिया जी भी मानते थे कि इकोनॉमिकली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब जो भी रिसोर्सेस है, जो भी पैसा कमाया जा रहा है, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमंग ऑल द पीपल। लेकिन वो गांधी जी की ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल को पूरी तरह से फेवर नहीं करते थे। तो गांधी जी का ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल क्या था? वो ये मानते थे कि एक इंसान ने जो भी प्रॉपर्टी कमाई है या जो भी उन्होंने पैसा अर्न किया है, वो सारा पैसा अपने पास रखने की जगह एक हिस्सा अपने पास रखो जो कि आपको यूजफुल है। और जो भी एक्स्ट्रा आपने कमाया है उस एक्स्ट्रा का आप क्या करो? तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बेच ही दो या फिर वो प्रॉपर्टी छोड़ दो। प्रॉपर्टी आप अपने हाथ में ही रखो, अपने नाम पर ही रखो, लेकिन उस प्रॉपर्टी और पैसों का यूज करो ताकि समाज का वेलफेयर हो सके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने साल के 1 करोड़ रुपए कमाए हैं और इसमें से आपको लग रहा है कि आपका जो गुजारा है वो आराम से 10 लाख में हो जाना है, तो 10 लाख अपने पास रखो और 90 लाख को आप यूज करो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसे कहते हैं ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। लेकिन लोहिया जी मानते हैं कि ये जो है वो उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, वो उनको प्रैक्टिकल नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा था कि राइट ऑफ ओनरशिप को डिस्ट्रॉय करना फिर भी ज्यादा अच्छा है। ओनरशिप को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि किसी पर्सन के पास राइट ही नहीं रहेगा कि एक लिमिट से ज्यादा वो प्रॉपर्टी रख सके। तो मान लीजिए अगर आप जितनी मेहनत कर लो, आपके पास जो प्रॉपर्टी रहेगी वो 10 लाख की रहेगी, बाकी जो एक्स्ट्रा होगी वो आपसे छीन ली जाएगी या बाकी गरीबों में बांट दी जाएगी। तो लोहिया जी मानते थे कि जो ये राइट ऑफ ओनरशिप उसे डिस्ट्रॉय करना फिर भी ज्यादा प्रैक्टिकल है देन द ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। क्योंकि अगर आप कुछ कमा रहे हो और आपको आपके ऊपर ये छोड़ दिया जाए कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो, बस इसको यूज करो गरीबों के लिए, और तो आप कभी इसको करोगे ही नहीं और देयर इज नो वे कि हम उसे इंश्योर कर पाए कि आप उसको यूज कर भी रहे हो या नहीं। पर लोहिया जी मानते थे अगर आप किसी को प्रॉपर्टी रखने ही नहीं दो, अगर उन्हें बोलो कि आप अपना हिस्सा रखो बाकी सब हमें लौटा दो, तो फिर तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो ही जाएगा। तो वो मानते थे कि राइट ऑफ ओनरशिप को डिस्ट्रॉय करना फिर भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो लोहिया जी के अकॉर्डिंग अगर इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन लाना है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट जब तक स्ट्रिक्टली ये नहीं कहेगी कि सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करो, तब तक कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको
कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से फ्रीडम चाहिए। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशन जहाँ पे कुछ गिने चुने रईस लोग सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं और बाकी से इतने सारे जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो पूरी अगर पॉपुलेशन के 10% जो पीपल है, अगर उनके पास 90% रिसोर्स आ जाए और बाकी जो गरीब लोग हैं 90% गरीब लोग हैं उनके पास कुछ भी ना बचे, तो इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कुछ लोगों का प्रॉफिट अर्न करने की वजह से पूरे समाज का नुकसान हो जाना। ओके, तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपको इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा और उसके लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं राम मनोहर की एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज सम सप्त क्रांति। नाउ सप्त का मतलब होता है सात और क्रांति का मतलब होता है रिवॉल्यूशन। नाउ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत ही कम टाइम में अगर बहुत बड़ा चेंज आ जाए तो उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो सप्त क्रांति। नाउ सप्त क्रांति जी में लोहिया जी फेवर करते हैं जिहाद का। नाउ जिहाद का मतलब ये आज के टाइम पे जो रिलीजियस जिहाद बोला जाता है वो नहीं है। वो कहते हैं किसी भी तरीके के सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठानी है या उस इनजस्टिस को रोकना है, खत्म करना है। ठीक है, तो सोशली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली अगर आपके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, जैसे समाज में आपको प्रॉपर इज्जत नहीं दी जा रही है, आपके साथ अनटचेबिलिटी की जा रही है, आपको बुरा फील करवाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, या फिर इकोनॉमिकली अगर सारा पैसा कुछ रिच पीपल के पास है और गरीबों के पास कुछ भी नहीं आ पा रहा है, और पॉलिटिकली में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर वोट लड़ने का जो अधिकार है या वोट डालने का अधिकार है वो कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो इन सारे इनजस्टिस को रोकने के लिए अगर आप कुछ इसके खिलाफ आवाज उठाते हो या उसे खत्म करते हो तो उसे कहते हैं जिहाद। तो लोहिया जी कहते थे जिहाद करना चाहिए अगेंस्ट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। ना उन्होंने कहा था 7 तरह के रिवॉल्यूशन होने चाहिए, 7 तरह की क्रांति आनी चाहिए, और सातों क्रांति किसके अगेंस्ट है? इन इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो पहले इन्होंने मना किया है कि मैन और वेमेन के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए। इसका मतलब जेंडर को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो जितना जो रिसोर्सेस है वो मैन के लिए अवेलेबल है उतने ही विमेन के लिए भी होने चाहिए। जितनी पावर्स, जितनी राइट्स अगर आदमी को दिए गए हैं तो औरत के पास भी उतने ही राइट्स होने चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला है कि किसी भी कलर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, मेंटली कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी साइज, आपका कलर, आपका जेंडर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारे केसेस पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाना चाहिए। फिर आता है रिवॉल्यूशन फॉर कास्ट इक्वालिटी। तो कास्ट में भी सारी इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भले चारों कास्ट अलग हो पर चारों कास्ट को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ऐसे कोई कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहली इक्वालिटी कौन सी थी? जेंडर इक्वालिटी। दूसरा कलर, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बेस पर इक्वालिटी। और फिर तीसरा था हमारा ये जो कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर आता है राइट टू अचीव फ्रीडम अगेंस्ट नेशनल स्लेवरी। और नेशनल स्लेवरी का मतलब होता है जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना स्लेव या फिर अपना गुलाम बना लेती है तो उसे कहते हैं नेशनल स्लेवरी। तो इससे भी आजादी मिलनी चाहिए, ऐसे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री सुपीरियर है और दूसरी कंट्री इसके अंदर काम कर रही है। फिर आता है रिवॉल्यूशन अगेंस्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल एंड टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब जो सारा प्राइवेट कैपिटल है या फिर प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए और वो सारा पैसा जो है वो सारे लोगों पे बढ़ जाना चाहिए। तो इकोनॉमिकली इक्वालिटी आनी चाहिए। फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट वेपन। तो किसी के भी खिलाफ कोई फोर्स का यूज नहीं होना चाहिए, वेपन्स मतलब कोई पावर का यूज नहीं होना चाहिए, सबके बीच में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो सबका रूल होना चाहिए, सबके साथ विकास होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है रिवॉल्यूशन फॉर सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब इंसिस्टिंग ऑन द ट्रुथ। तो सत्याग्रह और इनवॉयलेंस के लिए इनवॉयलेंस के लिए रिवॉल्यूशन होना चाहिए। तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आप जो झूठ बोलने लगते हैं, ये सब खत्म होना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, और दैट टू विद द इनवॉयलेंस। ठीक है, नॉन वॉयलेंस। ओके, तो यहाँ पे कितने तरह के रिवॉल्यूशन थे? 7, जिसे कहते हैं सप्त क्रांति। सप्त क्रांति में पहली क्रांति क्या थी? तो रिवॉल्यूशन फॉर जेंडर इक्वलिटी, की मैन और वेमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। देन रिवॉल्यूशन फॉर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एज वेल एज द कलर के खिलाफ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा था रिवॉल्यूशन अगेंस्ट कास्ट एंड इक्वालिटी, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको इक्वल इक्वालिटी मिलनी चाहिए थी। फिर रिवॉल्यूशन फॉर नेशनल स्लेवरी, कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर स्लेव का काम नहीं कर रहा हो। देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल नहीं होना चाहिए।
तो जो भी प्रॉपर्टी है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए। फिर डेमोक्रेसी होना चाहिए, किसी एक पर्सन की नहीं चले, सबकी चलनी चाहिए। और फिर सत्याग्रह मतलब ट्रुथ पर आपको इंसिस्ट करना है, और साथ ही में दैट इज दैट टू विद द नॉन वायलेंस। फिर अब बात करते हैं कि वो मानते थे कि सारे रिवॉल्यूशन अगर साथ में होने लगेंगे तो जो सोसाइटी है उसमें इनर पीस और प्रमोट होगी, ताकि जो सोसाइटी है वो फुल सोसाइटी मतलब सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे और उनके बीच में पीस या फिर शांति बनी रहेगी। फिर आता है अपोजिट द एक्सेसिव मैकेनाइजेशन। राम मनोहर लोहिया जी मानते थे कि बहुत ज्यादा मशीन पर भी आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो मशीन पर डिपेंड होने से अच्छा है या मशीन से काम करवाने से अच्छा है कि आप लेबर से काम करवाओ, क्योंकि अगर आप लेबर से काम करवाओगे तो जो भी इनकम आएगी वो सारे लेबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो इकोनॉमिकली डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो वो मानते थे कि एक ऐसी कंट्री जहां पर मैन पावर बहुत ज्यादा है, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, तो लोग तो हमारे पास बहुत है लेकिन पैसा कम है, तो ऐसी कंट्री जहाँ पे मैन पावर बहुत ज्यादा है लेकिन पैसा कैपिटल बहुत कम है, तो वहां पे जो डेवलपमेंट आना चाहिए वो छोटी मशीन्स को यूज करके आना चाहिए, छोटी इंडस्ट्रीज को यूज करके आना चाहिए। इसमें वो पूरी तरह से गांधी जी को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि मैकेनाइजेशन का बॉयकॉट ही कर दो, कोई मशीन यूज होनी ही नहीं चाहिए, पूरा लेबर से काम करवाओ। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि छोटी मोटी मशीन्स का यूज करो, ज्यादा मशीन्स पर डिपेंड मत हो, पर हालांकि पूरी तरह से इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो गांधी जी कहते थे मशीन्स का यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मशीन्स का यूज कम होना चाहिए, ज्यादा लेबर से काम करवाओ। तो वो गांधी जी को मानते जरूर थे, पर गांधी जी को ब्लाइंडली वो फॉलो नहीं करते थे, वो उनकी हर एक थ्योरी को प्रॉपरली टेस्ट करते थे और जो उनमें से मानने वाली चीजें थी उसको इम्प्लीमेंट करते थे। फिर आज बात करते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें भी वो गांधी जी क्या से सहमत नहीं थे। गांधी जी क्या कहते थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, लेकिन लोहिया जी कहते थे कि दोनों का आपस में जुड़ना इम्पॉसिबल है, तो रिलीजन को और पॉलिटिक्स को आपस में बिल्कुल सेपरेट अलग अलग ही रहना चाहिए। वो ही ऐसा मानते थे कि रिलीजन इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स, वेयर एज पॉलिटिक्स इज अ शॉर्ट टर्म रिलीजन। इसका मतलब क्या है? वो ये मानते थे कि जो आपका रिलीजन है वो लंबे टाइम तक आपके पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर उनका लॉन्ग टर्म में मतलब लंबे टाइम के अंदर अंदर वो आपके पॉलिटिक्स को चेंज कर देता है। पॉलिटिक्स को चेंज करने का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिक्स में क्या क्या लॉज बनेंगे, क्या रूल्स बनेंगे, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको कौन बताएगा? रिलीजन। तो सत्य का साथ देना या फिर अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे पनिशमेंट मिलना, सबको आपस में एक जैसा ट्रीट करना, तो जो भी आपके लॉज वगैरह बनते हैं वो उस पर किसका इन्फ्लुएंस होता है? रिलीजन का। तो रिलीजन लंबे टाइम पे आते आते आपके पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स क्या करता है? पॉलिटिक्स अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए रिलीजन का यूज करता है। तो सिर्फ वोट जीतने के लिए आप रिलीजन का यूज करोगे, आप दिखाओगे आप मंदिर में जा रहे हो, आप मस्जिद में जा रहे हो, आप उसको धर्म में मान रहे हो, उसमें नहीं मान रहे हो, कि आप क्यों दिखाते हो? सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। तो रिलीजन वाकई में पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, पर अगर पॉलिटिक्स और को जोड़ दिया जाए तो पॉलिटिक्स और रिलीजन को अगर जोड़ दिया जाए तो पॉलिटिक्स रिलीजन का गलत फायदा उठाएगा शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। फिर हम बात करते हैं कि हालांकि क्या होना चाहिए, जो रिलीजन का पर्पस है वो क्या है? मोरालिटी और गुड को प्रमोट करना, अच्छाई को बढ़ावा देना। और पॉलिटिक्स का भी मेन पर्पस क्या है? एविल को खत्म करना, बुराई को खत्म करना। तो दोनों मिलते जुलते ही लग रहे हैं। रिलीजन का पर्पस क्या है? अच्छाई को बढ़ाना, और पॉलिटिक्स का पर्पस क्या है? बुराई को खत्म करना। लेकिन जैसे ही आप दोनों को मिक्स कर देते हो उनका थियोरेटिकल साइड खत्म हो जाता है। तो थ्योरी में तो हाँ ये मैच कर रहा था कि पॉलिटिक्स बुराई को खत्म करता है और जो आपकी रिलीजन है वो मोरालिटी या अच्छाई को बढ़ाता है। तो दोनों मिलते जुलते लग रहे थे, पर जैसे आप उसे मर्ज करोगे उसका थ्योरी साइड खत्म हो जाएगा और उनका प्रैक्टिकल साइड शुरू हो जाएगा। और प्रैक्टिकल क्या होगा कि रिलीजन जो है वो कम्युनल हो जाएगा। कम्युनल मतलब जब आप पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ोगे तो रिलीजन कम्युनल मतलब दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाइयां करवाने का काम करेगा। तो अगर आपने पॉलिटिक्स में धर्म को जोड़ा तो फिर वो हिंदू मुस्लिम या इन सारे रिलीजन को आपस में लड़वाने का काम करेगा। और इसके बाद जो पॉलिटिक्स है वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, उसे परफॉर्म करना बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं रहेगा, जो इवेंचुअली लास्ट में क्या रिजल्ट करेगा? बायगॉट्री। बायगॉट्री का मतलब होता है अननेसेसरी, बिना मतलब की बहुत ज्यादा नफरत फैल जाएगी एक दूसरे के धर्म के रिगार्डिंग। तो हिंदू कहेगा कि मुस्लिम बिल्कुल ऐसा है, इसके लॉज खराब है, मुस्लिम भी खराब होता है। मुस्लिम कहेगा कि हिंदू बिना मतलब के झगड़े करता है। तो ये क्या होगा कि दो जो कम्युनिटीज है उनके बीच में आपस की लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी। फिर बात करते हैं हम स्पिरिचुअल थॉट्स ऑफ लोहिया। तो गांधी जी की तरह लोहिया जी भी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल में उनके साथ मिलते जुलते थॉट्स थे। तो दोनों ही सुपर नेचुरल पावर्स में नहीं मानते थे, तो अंधविश्वास में कोई नहीं मानते थे। तो आत्मा होती है, दोनों ही फेवर में नहीं थे। रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म होता है, दोनों ही उसके फेवर में नहीं थे। लेकिन फिर भी वो गॉड और गॉडेस का यूज करते थे
इंडियन गॉड और गॉडेस को का बढ़ावा देते थे। ऐसा क्यों? ताकि वो मानते थे कि अगर ऐसे अगर मोरली भी आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो भी धर्म पर विश्वास करके आप फिर भी सोशलिस्ट कर लोगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप जो कमा रहे हो उसका 40% आप गरीबों में ध्यान दान दे दो, आप पैसे दान नहीं दोगे। पर अगर हम आपसे कहें कि आपके भगवान ने ऐसा कहा है या फिर देवी जी का ऐसा कहना है या फिर धर्म में ऐसा लिखा गया है, अगर हम आपको भगवान पे यकीन दिलाकर करवाएं तो उस फेथ को मानते हुए आप सोशलिस्ट बन जाओगे। तो हालांकि वो नहीं मानते थे कि आत्मा होती है या पुनर्जन्म होता है, लेकिन फिर भी वो इंडियन गॉड और गॉडेस का यूज करते थे ताकि पब्लिक में सोशलिज्म की भावना को बढ़ाया जाए, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प करें। कंक्लूड अगर करें तो लोहिया जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है गरीब और अमीर लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटीज थी उनको दूर करना। तो जैसे गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस सबसे इंपॉर्टेंट था, लोहिया जी ने जो इनइक्वालिटी के लिए काफी कुछ बातें की थी, तो उनके लिए इक्वालिटी प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने गरीब और रिच पीपल के लिए के बीच की दूरियां खत्म करने के लिए काफी कुछ किया था। इवन जो हमारे लोकल बॉडीज में राइट टू रिकॉल चलता है वो भी राम मनोहर लोहिया जी ने ही दिया था। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पंचायती लेवल पर किसी किसी एक गवर्नमेंट को जिताया और फिर आप उससे खुश नहीं हो, तो आप 5 साल, ऐसा नहीं कि आपको 5 साल वेट करना ही पड़ेगा, आप बीच में भी 1-2 साल में भी इस सरकार को गिरा सकते हो। तो अगर आपने इलेक्शन देकर भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी बॉडी को आपने उठा मतलब चुना है या फिर सिलेक्ट किया है, तो ऐसा नहीं कि आपको 5 साल तक वहां पे बैठना ही पड़ेगा, उनको झेलना ही पड़ेगा। अगर आप उनके कामों से खुश नहीं हो तो आप 1 साल में सरकार पलट सकते हो। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक लाइन भी कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। ठीक है, तो जिंदा कौमें मतलब हम पब्लिक है ना, हमारी जो कम्युनिटी है वो 5 साल तक वेट नहीं करेगी। अगर आपने ठीक से काम नहीं किया तो वो बीच में भी आपकी सरकार को गिरा सकती है। देन लास्ट, राम मनोहर लोहिया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ इनका बर्थ कब हुआ था? तो 23 मार्च 1910। याद कैसे किया था? राम मनोहर लोहिया। नाउ राम में कितने वर्ड्स थे? 2-3 वर्ड्स हैं। मनोहर, मन से क्या हो जाएगा? मार्च। और लोहिया में LO से क्या दिख रहा है? 10। 10 मतलब 1910। तो 23 मार्च 1910 में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूपी के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। फादर का नाम क्या था? हीरालाल। क्या काम करते थे? टीचर थे ये। और मदर का नाम क्या था? चंदा देवी। तो फादर हीरालाल और मदर चंदा देवी, हीरा और चांदी, तो हीरालाल चंदा देवी। फिर इनका निकनेम क्या था? तो इनको कई सारे निकनेम से बुलाया जाता था, जैसे दलितों के मसीहा, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी के खिलाफ बात किया है तो उन्होंने दलितों के मसीहा कहा जाता था। फिर शोषितों के उद्धारक, शोषित मतलब जिनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसकी उद्धारक, उनका दोबारा से डेवलपमेंट या उन्हें अपलिफ्ट करवाने का काम करते थे, या उनके लिए काफी सारे स्टेप उठाए थे। फिर आता है भारतीय राजनीति के स्वप्न दृष्टा। भारतीय राजनीति मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के स्वप्न दृष्टा मतलब कैसी होनी चाहिए उसके इमेजिनेशन करने वाले। फिर आते हैं कंपोजिशन। उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी है, जिसमें पहला है भारत विभाजन के गुनहगार। तो भारत में जो इंडिया का पार्टीशन हुआ उसके गुनहगार कौन है या उसकी किसकी गलती से हुआ था, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है हिंदू बनाम हिंदू। फिर इतिहास चक्र, अंग्रेजी हटाओ, धर्म पर एक दृष्टि। तो धर्म पर एक दृष्टि, देन अंग्रेजी हटाओ। अंग्रेजी हटाओ तो काफी ऑब्वियस है कि उन्होंने लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने इंसिस्ट किया था कि हिंदी की लैंग्वेज प्रमोट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। इतिहास चक्र, भारतीय विभाजन के गुनहगार और हिंदू बनाम हिंदू। फिर आता है नेक्स्ट, इनकी डेथ कब हुई थी? तो अक्टूबर 12, 1967 में दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी। तो कहाँ कब हुई थी? दिल्ली में अक्टूबर 12, 1967। इनके काफी सारे स्टेटमेंट थे, जिसमें पहला था कास्ट इन इंडिया हैज बिकम सच अ फॉर्मिडेबल डिस्क्रिमिनेशन विच कैन नॉट बी ब्रोकन। तो कास्ट हमारे इंडिया में इतना ज्यादा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो गया जिसको हटाया ही नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल ही ना टूटने वाला या फिर ना खत्म होने वाला ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बन चुका है कास्ट इंडिया के लिए। फिर है सेक्रीफाइस गिव्स अस पीस एंड सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। जब आप किसी चीज के लिए सेक्रीफाइस करते हो या कुछ त्यागते हो कुछ अचीव करने के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा शांति देता है और सेटिस्फेक्शन देता है आपकी लाइफ में। और फिर आता है वी डो नॉट वेट फॉर 5 years फॉर एनी चेंज। वही जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है, तो कोई भी चेंज करने के लिए हमें 5 साल तक वेट नहीं करना होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या दिया था? राइट टू रिकॉल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, कुछ समझ आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
और कोई भी डाउट हो, कुछ भी कंप्लेंट्स हो, सजेशंस हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।